लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा है कि एक C4 चक्र किस तरह से काम करता है। यहाँ मुख्य बात जो हो गई, CO2 का फिक्सेशन 2 बार हो रहा है। प्राथमिक रूप से हो रहा है मीजोफिल की कोशिकाओं में और द्वितीय रूप से हो रहा है यहाँ बंडल शीट की कोशिकाओं में। इस पूरे प्रक्रम में कुछ बिंदु और निकलकर जो सामने आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ये सभी C4 पादपों के लक्षण माने जाएंगे और ये लक्षण C3 पादपों में नहीं काम आते। इसीलिए हम शुरू से कह रहे हैं कि C3 और C4 पादपों के अंतर एक मुख्य सवाल है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने C3 पादपों के लिए CO2 के फिक्सेशन के दौरान ATP की डिमांड देखी थी कि ATP 18 खर्च होते हैं, ठीक, और 18 ATP के साथ 12 अणु NADPH के खर्च होते हैं। कब? जब 6 CO2 के अणु फिक्स होते हैं तब ये रिक्वायरमेंट आती है, यानी प्रति CO2 अणु 3 ATP के साथ 2 NADPH का खर्च होगा। ऐसा हमने C3 चक्र में पढ़ा हुआ। C4 चक्र में ऐसा नहीं। C4 चक्र में ये 18 के बजाय 30 अणु ATP के खर्च होंगे। 6 CO2 पर NADPH2 की संख्या वही 12 रहेगी, लेकिन ये संख्या बढ़ जाती है, यानी प्रति CO2 यहाँ पर 5 ATP का खर्च आएगा। फिर से समझ ले बात, C3 चक्र में 18 ATP खर्च हो रहे थे, यहाँ हो रहे 30, यानी 12 ATP का एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है। तब जाकर 30 ATP का एग्रीगेट आएगा, यानी प्रति CO2 यहाँ पर खर्च आ रहा था C3 पौधों में 3 का, लेकिन प्रति CO2 अब 2 ATP का खर्च बढ़ गया। 6 CO2 के लिए 18, यानी 1 CO2 के लिए 3 C3 पादपों में था, वो यहाँ भी है, क्योंकि C3 चक्र यहाँ भी घटित हो रहा है। लेकिन प्रति CO2 6 CO2 के लिए यहाँ 12 अतिरिक्त ATP खर्च होंगे, यानी प्रति CO2 2 ATP का एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है, यानी टोटल 1 CO2 पर 5 ATP का खर्च आएगा। 6 × 5 is 30, ठीक है जी। 6 × 5 30 टोटल ATP का खर्च यहाँ पर आ रहा है। ये खर्च एक्स्ट्रा क्यों हुआ, ये हम बात करें, क्योंकि इसको तो हमें दिमाग में रखना ही है कि प्रति चक्र यानी 6 CO2 पर 18 ATP तो C3 में काम आएंगे ही आएंगे। ये 12 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, इसको हम डील करते हैं। ये रिएक्शन पर वापस बात करते हैं। यहाँ पायरुवेट जब PP में कन्वर्ट हुआ था तो 1 ATP का उपयोग होकर AMP लिबरेट होगा। ऐसा कितनी बार होगा? 6 बार, क्योंकि चक्र 6 बार चलता है तो ये 6 बार अभिक्रिया होगी, यानी इस तरह के 6 AMP मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि चक्र 6 बार चलेगा। एक AMP को अगर वापस ATP में बदलना हो तो कितने फास्फोरस चाहिए? 2, यानी 2 ATP खर्च होंगे एक AMP को वापस ATP में बदलने के लिए, ठीक, क्योंकि प्रत्येक ATP से 1-1
फॉस्फोरस जाकर यहाँ जुड़ेगा और एटीपी का निर्माण होगा। क्योंकि ये 6 अणु बनेंगे एएमपी के, तो 6 अणुओं के लिए ये रिक्वायरमेंट 12 हो जाएगी और 6 अणु वापस एटीपी के बन जाएंगे। एक एएमपी को वापस एटीपी बदलने में 2 एटीपी खर्च होते हैं, इसलिए 6 एएमपी को वापस 6 एटीपी में बदलने के लिए 12 एटीपी का उपयोग होगा। तो 18 एटीपी तो C3 चक्र में खत्म हो जाएंगे और बचे हुए 12 एटीपी के पुनर्निर्माण में ही खर्च होते हैं, जिन्हें इस अकाउंट में ही ऐड किया जाएगा, इस चक्र के ही अकाउंट में ऐड किया जाएगा। इसलिए 12 एक्स्ट्रा एटीपी खर्च होंगे, तो 18 प्लस 12 एक्स्ट्रा 30 एटीपी कुल उपयोग आएंगे C4 चक्र में। यानी ऊर्जा की डिमांड यहाँ पर ज्यादा है एटीपी के रूप में। ये बात याद रखने लायक होगी। ये हमने कुछ बिंदुओं पर बात की जो चक्र से संबंधित थे। कुछ अन्य लक्षण जो C4 पादपों के हैं, अभी हम सिर्फ देख लें। जैसे जो बचे हुए लक्षण, जैसे ये प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन नहीं दर्शाते। क्यों नहीं दर्शाते? जब हम प्रकाश श्वसन पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये पादप फोटो रेस्पिरेशन क्यों दर्शाते नहीं है। इसके अलावा इन पौधों की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी सभी प्रकाश संश्लेषी पौधों के जितने भी समूह हैं, whatever the groups of photosynthetic plants are, उन सभी में इनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। हम फिर से कह दें, C4 प्लांटों की उत्पादकता सर्वाधिक होती है, उसके बाद नंबर आता है C3 का और सबसे अंत में नंबर आता है CAM प्लांट्स का। ये बात याद रखने लायक होगी। इसके अलावा इन पौधों में अभिक्रिया होने के लिए जो एक मानक तापक्रम है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर इन पादपों में हाई होता है। आगे जाकर हम देखेंगे जब फैक्टर्स पढ़ेंगे कि C3 पौधों में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री होता है, लेकिन C4 पौधों में ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 45 डिग्री होता है। आखिरी बात, जो CO2 की सांद्रता है, (360 से 400 पार्ट्स पर मिलियन, जो वास्तव में वर्तमान समय में भी CO2 की सांद्रता है, ये सांद्रता इनका संतृप्तता बिंदु है। यानी वास्तव में आज वर्तमान समय में जो CO2 की सांद्रता है वो बेस्ट है सपोर्ट करने के लिए C4 प्लांट्स को। आज की तारीख में मोस्ट बेनिफिटेड प्लांट जो हैं CO2 की सांद्रता के संदर्भ में वो C4 पौधे हैं। ये 3 अन्य बिंदु, 4 अन्य बिंदु हमें याद रखने चाहिए। बाकी पर हम फैक्टर्स में बात करेंगे।
तो हमने C3 चक्र पर बात कर ली, हमने C4 चक्र पर बात कर ली। अब हम एक जो बचा हुआ साइकिल है CAM उस पर चर्चा करें। CAM जिसे कहते हैं क्रेजुलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेजुलेशियल एसिड मेटाबॉलिज्म नाम का जो ये चक्र है, ये कुछ विशेष प्रकार के पादपों में पाया जाता है। और वो प्लांट्स हैं सकुलेंट्स, यानी मांसल जो पौधे होते हैं, गूदेदार जो पौधे, जैसे कैक्टस होता है गूदेदार फ्लैशी जो प्लांट्स हैं, उनमें ये पाया जाएगा। ये सिर्फ सकुलेंट्स में पाया जाता है। इस चक्र की खोज सबसे पहले क्रैसुलेसी समूह में हुई। इस चक्र की खोज जैसे कैलेंकुली नाम का जो पौधा है, जैसे सीडम नाम का जो पौधा है, इनमें इस तरह का चक्र पाया जाता है। इसके अलावा कुल 19 से 20 समूह हैं, फैमिलीज हैं, वर्ग हैं, जिनमें कुल 19 से 20 कुल हैं पौधों के, फैमिलीज हैं, जिनमें ये चक्र रिपोर्टेड है। एक क्रैसुलेसी हमने लिखा, इसके अलावा कैक्टेसी फैमिली से ओपनशिया है, लिलिएसी कुल से एलॉय है, जिसे हम ग्वारपाठा कहते हैं। इसके अलावा ब्रोमीलिएसी एक कुल है, ब्रोमीलिएसी कुल से अनानास, पाइनएप्पल जिसे कहते हैं, उस कुल में पाया जाता है। इस तरह के जैसे एगेवेसी कुल से एगेव है। तो ये कुछ कॉमन उदाहरण है फैमिलीज के और प्लांट्स के, जिनमें ये चक्र पाया जाता है। इस चक्र के अन्य लक्षणों पर हम नेक्स्ट राउंड पर बात करेंगे। थैंक यू।